Hello, Namaste and welcome dear students. I, Dr. Neeta Singh Thakur, your subject teacher. Today I will teach you chapter 3, demand. Okay. Now, what will you learn in this chapter? In this chapter, you will learn about demand's introduction, meaning, factors affecting demand, demand function, law of demand, expectations of the law of demand, expansion and contraction of demand, increase and decrease in demand, individual demand and market demand, elasticity demand and market demand, price elasticity of demand, degrees of price elasticity of demand, income elasticity of demand, types, degree of income elasticity of demand, cross price elasticity of demand, method of measuring elasticity of demand. Introduction. What is demand? Demand is very popular word. जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ऐसे बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो बोलेंगे क्या है, डिमांड एंड सप्लाई. चैप्टर 3 आपका डिमांड है, चैप्टर 4 सप्लाई आएगा. पहले हम डिमांड समझ लेते हैं, सप्लाई को हम बाद में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. अब ये डिमांड क्या है? डिमांड को अगर मैं कहूं तो डिमांड का अगर हिंदी शब्द हम कहें तो क्या है, क्या कहेंगे हम उसको? मांग. क्या कहेंगे? मांग. डिमांड करना, मांग करना. ठीक है. अब जब डिमांड करेंगे तभी सप्लाई होगा. ठीक है. तो अभी हम क्या समझेंगे? डिमांड. डिमांड है क्या? तो डिमांड एंड सप्लाई आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अमॉन्ग basic concepts of economics. A person cannot have analytical power without explanation of demand and supply in economics. Therefore, explanation of two market forces called demand and supply is necessary. Here, we will study the concept of demand. Demand है क्या? मुझे कार चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बुक्स चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मील चाहिए. तो ये जो चाहिए वर्ड हो रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मांग में. किस में? मांग. हम डिमांड कर रहे हैं तो इस डिमांड को, इस मांग को हम क्या बोलेंगे? डिमांड. अब डिमांड की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? तो अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर इज विलिंग, इच्छा रख रहा है, एंड एबल टू बाय, और उसे खरीद सकने में सक्षम है, टू बाय एट वेरियस प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे, इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक प्रॉपर टाइम पीरियड में वो क्या कर रहे हैं? खरीद रहा है. ठीक है. तो इन शॉर्ट, amount of goods and services a consumer is willing and able to buy at various prices in a given time period. Okay. Now, meaning of demand, definition and determinants. जैसे यहाँ पे 3 पिक्चर्स मैंने आपको दिए हुए हैं. ठीक है. अब ये 3 पिक्चर्स में क्या है? एक बॉय की पिक्चर दिखाई गई है. इसमें क्या कह रहे हैं? A boy has a wish to buy a new cycle. एक लड़के की साइकिल खरीदने की इच्छा है, but doesn't have enough cash. लेकिन उसके पास क्या नहीं है? कैश नहीं है. It is a desire, not the demand for cycle. यहाँ पे हमें डिजायर और डिमांड के बीच में फर्क समझना है. ठीक है.
अब एक लड़का है, इसे साइकिल चाहिए या खरीदनी है, लेकिन खरीदनी है पर उसके पास क्या नहीं है, मनी नहीं है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिजायर। ठीक है, यहाँ पर डिमांड नहीं हो रही है, क्योंकि डिमांड कब होती, जब डिजायर के साथ यहाँ पे मनी भी ऐड होता। ठीक है, कि उसकी खरीदने की इच्छा है और उसने खरीद ली, तो क्या हो जाता वो उसका डिमांड। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ ये क्या है, डिजायर। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वांट। अब दूसरा कि ही गॉट कैश फ्रॉम हिज पापा। अब उसे साइकिल चाहिए, तो वो अपने पापा के पास जाता है और उसके पापा के पास से उसे क्या मिलता है, कैश। ठीक है, उसके पापा उसे क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वांट्स, नॉट द डिमांड फॉर साइकिल। अब उसकी इच्छा थी, तो वो कहाँ गया, उसके फादर के पास गया। फादर के पास गया, वहां से उसने क्या लिया, कैश लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वांट्स, नॉट द डिमांड फॉर साइकिल। अब डिमांड कब कन्वर्ट हो रही है, तो थर्ड पिक्चर देखिए। नाउ ही गो टू द साइकिल शॉप। अब वो एक साइकिल की शॉप में जाता है एंड रेडी टू पे हिज कैश टू शॉपकीपर। वहां पे क्या कर रहा है वो, शॉपकीपर को क्या दे रहा है, कैश दे रहा है। देन इट इज कन्वर्टेड इनटू डिमांड फॉर साइकिल। और यहाँ पर ये थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, डिमांड हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल था डिजायर का, दूसरा हुआ वांट, और थर्ड में आके यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हुई, डिमांड में। ओके, नाउ अब डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड एज, दो टाइप के हैं। पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, एंड सेकेंड नंबर इज अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर में ये सारे आ जाते हैं। तो टोटल कितने फैक्टर्स इफेक्ट करें यहाँ पे, 2। ओके, किसी भी चीज की हम डिमांड करते हैं, सपोज हमें कोई भी चीज चाहिए XYZ, तो उस चीज का प्राइस हमें इफेक्ट करता है। अगर वो बहुत ज्यादा महंगा होगा तो हम उसे नहीं खरीदेंगे, अगर हमारे पास इनफ मनी नहीं है तो। ठीक है, तो कोई भी चीज वस्तु अगर हम खरीद रहे हैं तो उस पे, उसकी डिमांड पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है, सीधे सीधे प्राइस का। ठीक है, सस्ता होगा तो जल्दी खरीद लेंगे, महंगा होगा तो हम ऐसे सोचेंगे कि हम इसे बाद में खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये था पहला, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। ओके, नाउ अदर डिटर्मिनेंट्स। अब ये दूसरे फैक्टर्स क्या क्या हैं जो सीधा डिमांड पे असर करते हैं। तो पहला दिया है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। सपोज आपको कोई चीज पसंद आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है, आपका टेस्ट। तो अब जो हमें पसंद है वो ही हम क्या करेंगे, उसे खरीदने की, उसे एक प्रेफर करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस। ठीक है, तो जो चीज मुझे पसंद आ रही है मैं उसी की डिमांड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है, टेस्ट और प्रेफरेंस का। ठीक है, कंज्यूमर को जो भी चीज पसंद आएगी, या जो भी, जिस वस्तु के लिए वो एक बार राय बना चुका है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो किस चीज की डिमांड करेगा, जिसमें उसका टेस्ट और प्रेफरेंस होगा वो। ठीक है, नाउ इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यहाँ पर डिमांड में सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है, इनकम। अगर मेरी इनकम 10,000 की है और मैं डिमांड 15,000 की करूँ तो मैं उस चीज को खरीदूंगी नहीं। ठीक है, या विश मेरा ऐसा हो 15,000 का, तो मैं डिमांड ही नहीं करूंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनकम इफेक्ट हो रहा है। ओके, नंबर 3, प्राइजेस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स में आप दो वर्ड देख सकते हैं, एक है सब्स्टिट्यूट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं।
सपोज कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब उसके पास खाने के लिए नहीं है, एक इनफ मनी है उसके पास कि वो खाने के लिए खरीद सके उतना। अब वो क्या देखेगा कि कम से कम पैसे में मैं खाने के लिए कुछ भी वस्तु खरीद सकूं, तो क्या करेगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे राइस और वीट का एग्जांपल दूं। अब उसे खाना है, या डिमांड किसकी करेगा वो। सपोज वीट राइस से ज्यादा महंगे हो और राइस वीट से सस्ते, तो वो किसकी डिमांड करेगा। अगर उसके पास कम इनकम है तो किसकी, राइस की। तो यहाँ उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या राइस या वीट, ठीक है। तो ये जब हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं तो ये जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें हम ये दो वर्ड्स के नाम से जानते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर कोई व्यक्ति कुछ खरीदना चाहता है, जैसे मैंने यहाँ आपको खाने का एग्जाम्पल दिया कि उसे खाने के लिए इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है और उसके पास उतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो वीट खरीद सके, तो वीट नहीं खरीद पा रहा है तो वो किसको प्रायोरिटी देगा, राइस को, ठीक है। तो यहाँ पे या तो ये या तो ये, तो इन दोनों में से मतलब उसके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं उन्हें ये ए और बी दो जगह कैटेगराइज किया गया है। डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप उन्हें एक बार पढ़ना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछना मुझे, ठीक है। तो क्या है ये, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड किसकी होगी, राइस की, क्योंकि राइस वीट से सस्ते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अब फ्यूचर प्राइस डिमांड पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। सपोज आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, जैसे टीवी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। टीवी का आज का प्राइस मैं अगर आपको बोलूं तो सपोज हम मान लेते हैं वो 12,000 है। अब हमारे पास एक ऐसी न्यूज आती है कि एक सेल चलने वाला है। अभी ऑनलाइन ये साइट्स के थ्रू हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा पता चले कि सेल आने वाला है, ठीक है। तो सेल में ऑब्वियसली ये टीवी का जो प्राइस है वो कैसा होगा, डाउन होगा, ठीक है। तो प्राइस डाउन होगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो 12,000 से कैसा होगा, कम होगा। तो डिमांड कब करेगा, वो आज नहीं करेगा, जब सेल होगा तब क्या करेगा, उसकी डिमांड करेगा। तो जो आने वाला जो टाइम है उसमें वो डिमांड करेगा। तो जब आने वाले टाइम के बारे में हम सोच के किसी चीज की डिमांड करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ओके। नाउ साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर साइज एंड डेमोग्राफिक का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन इंडिया से कम ही है। हम लोग 130 करोड़ से ऊपर जाने वाले हैं या जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिमांड होगी वो 130 करोड़ के हिसाब से होगी। ऑस्ट्रेलिया इसका आधा भी नहीं है, ठीक है। तो डिमांड कहाँ पर ज्यादा है, इंडिया में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। तो डिमांड किसके हिसाब से होती है, साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां डिमांड ज्यादा होगी, जहां पॉपुलेशन कम है वहां डिमांड कैसी होगी, कम होगी, ओके। डिमांड फंक्शन, डिमांड के फंक्शन को आप इस तरह के कुछ वर्ड देखेंगे जब आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, तो dx इज इक्वल टू एफ, ऐसे करके। अब ये वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो ये एक फोटो मैंने यहाँ स्टिक किया हुआ है स्लाइड में, तो आप ये फंक्शंस को देखें और समझें कि किस फंक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो
ये आप अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना। ओके, नाउ लॉ ऑफ डिमांड, द मोस्ट important point of the chapter. This law was presented by Professor Alfred Marshall. ये लॉ किसने प्रेजेंट किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। एंड इट एक्सप्रेसेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और जो सीधा सीधा किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है? प्राइस और डिमांड के बीच में। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा। When other factors influencing demand remain unchanged, बाकी फैक्टर्स अगर सेम रहते हैं, अनचेंज्ड, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, लेकिन अगर प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, कोई भी चीज वस्तु है उसकी प्राइस अगर कम होती है तो डिमांड कैसी हो जाएगी? क्या होगी डिमांड? अगर किसी भी चीज वस्तु की प्राइस डाउन होती है तो बढ़ जाएगी। ठीक है। एंड इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, लेकिन उसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कैसी हो जाएगी? उसकी कम। ये क्या है उस डिमांड का नियम? मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हम सस्ती चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, या प्राइस कोई भी चीज हमें चाहिए हो तो हम यही सोचते हैं कि कम से कम हमें प्राइस में वो मिल जाए। ठीक है। तो अगर प्राइस कम होता है किसी भी चीज वस्तु का, कोई भी चीज वस्तु हो, तो जब उसका प्राइस कम होता है तब डिमांड बढ़ जाती है, और जब प्राइस उसका बढ़ जाता है तो डिमांड भी कैसी हो जाती है? घट जाती है। ठीक है। ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। When the price of any product increase, then its demand will fall. ये क्या हो रही है? फॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज हुआ है। लेकिन when its price decreases, then its demand will increase. लेकिन अगर किसी भी चीज वस्तु का प्राइस घट रहा है तो डिमांड कैसी हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है। ये है लॉ ऑफ डिमांड, इसे याद रखना। देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर से मैं आपको समझा रही हूं। एज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, एज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। ओके। एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुछ एजम्पशंस हैं या कुछ धारणाएं हैं डिमांड के नियम को लेकर। तो कहां पर बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है या इसे नियम से बाहर रखा गया? तो ये सब सिर्फ एक धारणा है जिन्हें हम एजम्पशन के नाम से जानते हैं। अब ये बेसिक एजम्पशंस क्या है? तो नो चेंज इन द इनकम। पहला एजम्पशन क्या है कि नो चेंज इन द इनकम। इनकम में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आ रहा है तो डिमांड बढ़ रही है या कम हो नहीं हो रही है। ठीक है। नंबर 2, नो चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन एकदम से कम नहीं हो सकती है, एकदम से ज्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो वही की वही रहेगी। ये सेकंड नंबर का एजम्पशन है। अब थर्ड नंबर का एजम्पशन क्या है? तो नो चेंज इन प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु अवेलेबल है
तो एक महंगी होगी तो दूसरी वस्तु जो सस्ती होगी उसे खरीदा जाएगा। ठीक है, ये रिलेटेड गुड्स को मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो एक ये थर्ड एग्जम्पशन है। नंबर 4, नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंस एसेट्रा। जैसे अगर कस्टमर को कोई चीज पसंद आ रही है, फिर भले उसके सामने उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो, तो उसे जो पसंद आ रही है और सालों से वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो उसे ही खरीदेगा और उसकी डिमांड करेगा। तो यहाँ पे एक 4th नंबर का ये बेसिक एजम्पशन है कि नो चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ओके, नाउ नंबर 5, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर हमें ऐसा लगे कि फ्यूचर में प्राइस ना कम होने वाला है ना ज्यादा होने वाला है, तो हमारी जो डिमांड है जो आज है वो ही आगे रहने वाली है। ठीक है, 6 नंबर में नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अगर कोई चेंज नहीं आता है तो डिमांड में कोई भी चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके बेसिक एजम्पशंस है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक में से ये पिक लिया है मैंने, इमेज ली है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ आपको समझाऊं। टेबल पे पहले देखते हैं, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे प्राइस ऑफ मिल्क, यहाँ पे हम कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? मिल्क के। ठीक है, अगर मिल्क का प्राइस कितना है? 50 रुपए है मिल्क का प्राइस, 50 रुपीज है। तो उसके सामने हम कितना मिल्क खरीद रहे हैं? 1 लीटर। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद फिर मिल्क का प्राइस कितना हुआ? 40 रुपीज, यहाँ पे 10 रुपए कम हुआ। तो अब 10 रुपए कम हुआ तो हमारी डिमांड भी कैसी हो गई? बढ़ गई। जो हम 1 लीटर लेते थे उसकी जगह हम कितना ले रहे हैं? 2 लीटर। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस कितना हुआ? 10 रुपए कम हुआ है। 50 से कितना हुआ? 40 रुपए हुआ। ठीक है, तो जब 50 था मिल्क का प्राइस तब हम 1 लीटर ले रहे थे, जब 40 हुआ तो हम कितना लेने लगे? 2 लीटर। ठीक है, अब मिल्क का प्राइस फिर 30 रुपए हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही प्राइस 30 रुपए हुआ हमारी डिमांड कितनी हुई? 3 लीटर हो गई। आप देख रहे हैं ये यहाँ पे डिमांड लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जा रहा है वैसे वैसे डिमांड कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो जब 30 रुपए था, जब 30 रुपए हुआ तो हमारी डिमांड भी कितनी हो गई? 3 लीटर। लेकिन जब 50 रुपए था तब कितना थी डिमांड? 1 लीटर। अब फिर उसमें और 10 रुपए कम हो जाते हैं, मिल्क का प्राइस हो जाता है 20 रुपए। तो जब मिल्क का प्राइस 20 रुपए हो जाता है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो 20 रुपए के सामने कितनी डिमांड हो रही है? 4 लीटर मिल्क की। अब अगर 10 रुपए हो जाता है मिल्क का प्राइस तो उसके सामने डिमांड कितनी हो रही है? 5 लीटर मिल्क की हो रही है। तो यहाँ आप लॉ ऑफ डिमांड देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसकी डिमांड कैसी हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे डिमांड भी उसकी कैसी हो रही है? कम होती जा रही है। जब मिल्क का प्राइस 50 रुपए था तब मिल्क की डिमांड कितनी थी? 1 लीटर की थी। लेकिन जब मिल्क का प्राइस 10 रुपए हुआ तब उसकी डिमांड कितनी हुई? 5 रुपीज। ओके, यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर y, यहाँ पर x और यहाँ 0। कोई भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या किसी भी चीज पे आप डायग्राम बना रहे हैं
तो शुरुआत हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, 0 से होती है। ठीक है, तो यही हम डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ हमने नीचे x पे लिखा है डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर्स, कितनी है, 5 तक है, हमने यहाँ एक्स्ट्रा किया है। प्राइस ऑफ मिल्क कितने तक है, 50 तक है, यहाँ हमने 10 एक्स्ट्रा किया है। अब इनका डिफरेंस देखो, अगर आपने डायग्राम बनाया है तो 10, 20, 30, 40 और 50 ऐसे हमने बनाया है। लेकिन आप ऐसे कहो कि यहाँ 10 लिखा, यहाँ 30 लिखा, यहाँ 60 लिखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 10 का डिफरेंस ले रहे हैं तो आप 10 के डिफरेंस के साथ ही आगे क्या करिए, कंटिन्यू करिए। ठीक है, ओके। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जब प्राइस कितनी है, 50 रुपए है, तो डिमांड कितनी है, 1। जब प्राइस हुई 40 रुपीज तो डिमांड कितनी हुई, 2 लीटर। जब प्राइस हुई 30 रुपीज तो डिमांड कितनी हुई, 3 लीटर। जब प्राइस हुई 20 रुपीज तो डिमांड कितनी हुई, 4 लीटर। और जब प्राइस हुई 10 रुपीज तो डिमांड कितनी हो गई, 5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। ओके ओके, नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज एक्सेप्शन, तो exceptions to the law of demand means that when price of a good falls, its demand contracts instead of expanding and vice versa. Thus, a price change creates demand to change in opposite direction than that indicated in the law of demand. Some exceptions to the law of demand are like prestigious goods. Here I am writing some examples. प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बहुत महंगी चीजें, जैसे एक्सपेंसिव चीजें, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव मोबाइल्स, इनका एक वर्ग अलग है। ठीक है, तो वो वर्ग को प्राइस के बढ़ने या कम होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर उन्हें खरीदना है तो वो खरीदेंगे। ठीक है, जो रिच क्लास में जो लोग आते हैं उन पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, या वो जो भी चीज वस्तुएं खरीदते हैं तो इन एक्सपेंसिव चीजों को हम किस नाम से जानते हैं, प्रेस्टिजियस, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ओके, तो ये हुआ प्रेस्टिजियस गुड्स, जो आप जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज की हम बात करेंगे तो एक्सपेंसिव चीज की बात करेंगे। प्रेस्टिजियस मतलब एक्सपेंसिव, और एक्सपेंसिव चीजों की डिमांड करने वाला वर्ग अलग ही है। और अगर उसमें कोई भी बोलते ना कि प्राइस में चेंज आ रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, तो उससे उन्हें कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। ओके, नंबर 2, एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स, जिनकी कीमत बहुत ही ज्यादा कम हो या लो हो, जैसे पिन्स, स्टेपलर, ठीक है, एनवेलप्स। तो ये सारी जो चीजें हैं इनकी प्राइस कैसी होती है, डाउन ही रहती है। तो इनकी भी मांग में, इनकी भी डिमांड में कोई भी चेंज आता नहीं है। इनका प्राइस ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 रुपए ऊपर नीचे होता है। तो जितनी डिमांड है उतनी की उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं कर रहा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो है गिवन गुड्स। गिवन गुड क्या है, तो when price of certain goods called inferior goods fall and the real income of a consumer rises, he or she may reduce the consumption of such goods and substitute these goods
of a superior quality. Those goods were named after Robert Giffen. ये जो गिफन है, गिफन गुड्स कहा जा रहा है, इनका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? रॉबर्ट गिफन ने। ठीक है, अब क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई भी पर्सन है जिसकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, अब उसकी इनकम बहुत कम है, तो अब वो खाने के लिए क्या लेगा? दोनों में से ज्वार या बाजरा, उसके पास दो ऑप्शन है लेने के, ठीक है, ज्वार और बाजरा के। तो अगर when the price of ज्वार बाजरा of such goods and when the price of ज्वार बाजरा falls very low, the real income of a consumer tends to increase. Hence, she or he will reduce consumption of such goods and will purchase more of wheat, which is the superior good. Another example is that of vegetable वनस्पति घी टू प्योर घी, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम बहुत कम है, तो इनकम कम है तो वो क्या कर रहा है? ज्वार और बाजरा का यूज कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी थोड़ी इनकम बढ़ती है तो वो ज्वार बाजरा छोड़ के क्या खरीद रहा है? वीट खरीद रहा है, वीट खरीदने लगेगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि जब इनकम कम थी तब वो वनस्पति घी का यूज करता था। वनस्पति घी मीन्स डालडा के नाम से जिसे आप जानते हैं, तब वो डालडा का यूज कर रहा था, लेकिन जब उसकी इनकम बढ़ी तो क्या खरीदने लगा? वो प्योर घी। ठीक है, तो ये था गिवन गुड्स। नाउ वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दिया है जिसमें स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल, जैसे if there is some rise in the price of such goods, an individual's demand may not decrease. For example, a particular brand of toothpaste or shoes. फोर्थ एग्जाम्पल जो दिया है उसमें कहा गया है कि स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल, जैसे आप टूथपेस्ट में अगर आप कॉलगेट यूज कर रहे हैं तो कॉलगेट में कोई भी प्राइस अगर बढ़ता है, कम होता है, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, आप किसे खरीद रहे हैं? कॉलगेट ही खरीदना है मुझे। कोई प्रॉपर कंपनी के आप शूज पहन रहे हैं, रिबॉक या हुआ या एडिडास हुआ, ठीक है, तो उनमें कोई भी प्राइस चेंजेस जो डिमांड में आपके चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप खरीदेंगे तो रिबॉक या एडिडास के ही खरीदेंगे, क्योंकि वो आपका प्रेफरेंस है कि आप यही कंपनी के पहनते हैं। तो जब कोई भी कंपनी में आपका प्रेफरेंस है या आप ऐसे सोचे कि मैं इस कंपनी का ही यूज करूंगा, तो जब ये चीज आ जाती है तो वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। ओके, नाउ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपको प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, यहाँ पे चीज वस्तु का प्राइस दिया गया है, यहाँ पे दी गई है डिमांड। ठीक है, तो सेम कब बढ़ रही है और कम हो रही है, तो हम देखते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट है 3। ठीक है, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस 5 रुपीज थी तब उसके सामने हमारी डिमांड कितनी थी? 1 रुपी। ठीक है, जब कमोडिटी की प्राइस हुई 4 रुपीज तो उसकी डिमांड कितनी हुई? 2 रुपीज। जब कमोडिटी की प्राइस हुई 3 रुपीज तो उसके सामने हमारी डिमांड भी कैसी हुई? इंक्रीज हुई। ठीक है, जब प्राइस हुई 2 तो डिमांड हुई 4, प्राइस हुई 1 तो डिमांड हुई 5। इन शॉर्ट हम देखें कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रही है। 3 हमारा सेंटर पॉइंट है, तो इसके थ्रू हमने बताया है कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यहाँ से हम ये समझ सकते हैं। ठीक है,
तो इन शॉर्ट आप लॉ ऑफ डिमांड दिमाग में रखिए कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड कैसी होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये है आपका एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन रुपीज, प्राइस कितना है 3 रुपीज है, लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो प्राइस 3 था तब 1 हुई, 3 था तब 2 हुई, 3 है तब भी 3 है, 3 रुपीज है तो 4 हुई, और 3 रुपीज है तो 5 हुई। 3 हमारा सेंटर पॉइंट है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डिमांड कैसी हो रही है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। यहाँ मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। फिर ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे अलग अलग डायग्राम्स बनाए गए हैं, जिसे आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में आपको प्राइस दिया गया है, ठीक है। सेकेंड रो में अलग अलग यूनिट्स दिए गए हैं, जिनका नाम दिया गया है ए, बी और सी। ये तीनों को हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। यहाँ पर कौन सा वर्ड आ गया, इंडिविजुअल। इन तीनों का जो टोटल हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट, ठीक है। तो अलग अलग है, ए, बी और सी तीनों अलग है, तो क्या है वो इंडिविजुअल है, और जब तीनों का इकट्ठा है तो क्या है वो मार्केट है। अब ये है क्या, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जब प्राइस 10 रुपए थी तब ए यूनिट ने 1 डिमांड की, बी यूनिट ने 2 डिमांड की, और सी यूनिट ने 3 डिमांड की। तो 1 + 2 + 3, इन तीनों का टोटल मिलके कितना हुआ, 6। तो ये तीनों कंपनी का जो मिलके डिमांड हुई उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड, ठीक है। लेकिन ये जो अलग अलग कंपनीज हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड। तो जब डिमांड अलग अलग हो रही है तो वो क्या है, हमारी इंडिविजुअल डिमांड। और जब ये सारे डिमांड्स को हम इक्वल कर रहे हैं या टोटल कर रहे हैं, तो वो जो डिमांड सामने आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे एक फॉर्मूला के थ्रू हम समझते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स हैं, परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic, unitary elastic, and relatively elastic and relatively inelastic. Now, income elasticity of demand. दूसरा पॉइंट क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर रियल इनकम। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब अ मेजर ऑफ हाउ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट चेंज व्हेन पीपल्स इनकम चेंज। मतलब जब लोगों की इनकम चेंज होगी तो उनकी डिमांड भी कैसी होगी, चेंज होगी। ये 3 तरीके से चेंज होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। मतलब यहाँ मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, चीप कार्स, व्हेन माय इनकम राइजेस आई स्टॉप बाइंग चीप कार्स। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सस्ती कार को नहीं खरीदूंगी, मैं क्या करूंगी, अच्छी कार को खरीदूंगी, ठीक है। पॉजिटिव में, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन माय इनकम राइजेस आई बाय मोर वैकेशन अब्रॉड। जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो कार के साथ साथ क्या होगा, मैं वैकेशंस पे भी जाऊंगी अब्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, बिटन गैस, वाटर, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल एंड केरोसिन। ये मेरी बेसिक नीड्स है, तो ये मुझे चाहिए ही, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये 0। फिर आता है क्रॉस
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है? चेंज इन द डिमांड फॉर ए एंड चेंज इन द प्राइस फॉर बी। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। और राइज इन द प्राइस ऑफ एयर ट्रैवल टू अ डेस्टिनेशन रिजल्टिंग इन लेस visitation may lead to fall in the demand for hotel accommodation in that destination. Okay, thank you.